हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू शिक्षा मी क्लासेस एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर लेक्चर। बहुत सारे वाटरफॉल्स है, धुआंधार वाटरफॉल्स हो गया, दूधसागर वाटरफॉल्स हो गया। अब चलो डायग्राम से मैं समझाता हूं कि वाटरफॉल्स का और कैसा फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्सबो लेक कहलाता है। क्यों ऑक्सबो लेक क्यों कहलाया जाता है? तो जब रिवर ऊपर से आती है तो वो अपने आप को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांट देती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम आइलैंड बार्स। ठीक है, तो रिवर के हमने तीन कोर्सेज पढ़े। अपर कोर्स में वाटरफॉल पढ़ा, मिडिल कोर्स में मिएंडर्स पढ़ा और लास्टली लोअर कोर्स जिसमें हम क्या देखते हैं, डेल्टा देखते हैं। तो सबसे पहले बीचेस पढ़िए। बीचेस क्या है, कैसे बने बीचेस का भी सोचा, क्योंकि बीचेस अभी आपको पता है। तो बीचेस से पहले बीच समझो, फिर बीचेस के बाद से समझाने शुरू करूंगा। एक सॉफ्ट रॉक होते हैं, एक हार्ड रॉक होते हैं। तो जो सॉफ्ट रॉक थे तो बीच पर भी सॉफ्ट रॉक थे। जैसा कि आप सबको पता है, हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 को कवर अप कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो था पार्ट 3 को कवर अप कर लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूं पार्ट 3 और या उससे पहले वाले जितने ही पार्ट है वो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम इससे और आगे वाला जो पार्ट है उसको कवर अप करेंगे। तो जिसने भी लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखकर आइए, क्योंकि चैप्टर की जो है पूरी सीरीज चल रही है। अगर एक पार्ट भी मिसिंग हो गया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी देख लिया उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को भी फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना पार्ट 4 को। ठीक है, तो जैसा कि देखते हैं हमारा चैप्टर 2 चल रहा है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसमें क्या बात हो रही है, हमने शुरू से इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, अर्थ के शेप की बात बता रहे हैं, अर्थ का सरफेस कैसा है, अर्थ के अंदर जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशंस कैसे हुआ, वेदरिंग, इरोजन, यानी ये पूरी डिटेल हम बात कर चुके हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, वाटरफॉल से स्टार्ट करेंगे। हम कहां से? वाटरफॉल से। ठीक है, हमने जो था रनिंग वाटर का मींस, मैंने आपको रनिंग वाटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। रनिंग वाटर क्या होता है, बेसिकली रनिंग वाटर क्या, रिवर्स के बारे में। तो रिवर्स जो होती हैं रनिंग वाटर के दो फेस होती हैं, दो तरह का इरोजन करता है रनिंग वाटर। कौन सा बताया था मैंने? एक वर्टिकल इरोजन करता है और एक लेटरल इरोजन करता है, क्योंकि ये चीज बहुत काम में आने वाली है आगे। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, किन किन चीजों में फॉर्मेशंस करता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल इरोजन को पढ़ा था। ठीक है, वर्टिकल इरोजन था। तो वर्टिकल इरोजन का एक एग्जांपल आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल्स देखते हो, वाटरफॉल बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं, रनिंग वाटर है, ऊपर से जब झरने गिरते हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स है, धुआंधार वाटरफॉल्स हो गया, दूधसागर वाटरफॉल्स हो गया। ठीक है, तो वो बनते कैसे हैं, कैसे गिरते हैं वो वाटरफॉल्स का भी तो फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम आज के लेक्चर में इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे कि वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हमें इतनी तो बात पता है कि वाटरफॉल्स ऊपर से गिरते हैं। तो जब ऊपर से गिर रहे हैं तो किस वे में होंगे, कौन सा इरोजन कर रहे होंगे? वेरी गुड, वर्टिकल इरोजन कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल्स ऊपर से गिरता है तो वर्टिकल इरोजन करेगा। तो वाटरफॉल्स होते कैसे हैं, तो बेसिकली वाटरफॉल्स बनते कैसे हैं? तो अ वाटरफॉल इज अ लैंडफॉर्म वेयर अ रिवर फ्लोज ओवर अ स्टीप क्लिफ और वर्टिकल ड्रॉप। तो बेसिकली जब रिवर गिरती है कहां से, स्टीप क्लिफ से या फिर वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जब वर्टिकल फॉर्म में गिरती है तो वो क्या बनाती है? वाटरफॉल्स बनाती है, क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक फॉल्स। ठीक है, यही क्या कहलाई जाते हैं, हमारे वाटरफॉल्स कहलाई जाते हैं। वाटरफॉल्स फॉर्म इन अ अपर कोर्स ऑफ द रिवर। तो वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन कहां होता है? अपर कोर्स में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्टिकल इरोजन कब करती है रिवर्स? अपने अपर कोर्स में करती हैं। ठीक है, जब वो यंग होती हैं, अपने उफान पर होती हैं, तो वो क्या करती हैं? आपका वर्टिकल इरोजन करती हैं। वेयर हार्ड रॉक रेजिस्ट इरोजन व्हाइल सॉफ्टर रॉक बिलो द ऑन अवे क्रिएटिंग अ सडन ड्रॉप। तो बेसिकली इसमें जो होता है, वाटरफॉल बनते कैसे हैं, तो इसमें दो चीजों का रोल होता है। जैसा कि यहां पर बात करिए, कौन कौन सी दो चीजों का? सबसे पहला हो गया हार्ड रॉक और दूसरा हो गया सॉफ्ट रॉक। ठीक है, अब हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक में क्या फर्क है, आगे जब पिक्चर से देखेंगे, हम डायग्राम देखेंगे, तब उसमें समझ में आ जाएगा हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या डिफरेंशिएट है। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर लोकल टूरिज्म एंड इकोनॉमी। वाटरफॉल जो है टूरिज्म बनाते हैं, जैसे मसूरी वगैरह, आप हिमाचल वगैरह जाएंगे तो आप क्या देखने के लिए जाते हैं? वाटरफॉल्स वगैरह, वैलीज वगैरह, ये तो देखने के लिए जाते हो। तो ये क्या बढ़ाते हैं? टूरिज्म बढ़ाते हैं। तो जब टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑफकोर्स क्या गेन होगी? ऑफकोर्स इकोनॉमी गेन होगी। ठीक है, इसके बाद वाटरफॉल आर समटाइम्स यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एज द फोर्स विद द विच ऑफ द वाटरफॉल्स कैन बी हार्नेस टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वाटरफॉल का एक और फायदा भी है। अब फॉर एग्जांपल, इतनी ऊपर से कोई कितने प्रेशर से पानी गिर रहा है वर्टिकल फॉर्म में, तो वो क्या करेगा? पावर जनरेट करेगा। ठीक है, तो जब पावर जनरेट करेगा तो हम उस पावर को खाली क्यों छोड़ें? हम इंसान हैं,
ठीक है, इंसान तो फायदा ढूंढता ही है, तो इंसान ने एक और फायदा ढूंढ लिया, क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन शुरू कर दिया। जब वाटर इतनी ऊपर से गिरेगा तो वो नीचे प्रेशर क्रिएट करेगा और उस प्रेशर से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। यही जो है वाटरफॉल्स है। अब चलो डायग्राम से मैं समझाता हूं कि वाटरफॉल्स का और कैसा फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के बारे में। तो ये जो नंबर 1 है, ठीक है, ये है आपके कौन से? ये कहलाई जाते हैं, ये है रिवर हमारी। ठीक है, अब ये नंबर 2 जो है, ये है हार्ड रॉक, जो कि यहां पर मौजूद है, ठीक है, इस सरफेस पर। तो हार्ड रॉक क्या करते हैं? ये इतनी जल्दी इरोड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हार्ड होते हैं ये। तो हार्ड रॉक के ठीक नीचे एक सॉफ्ट रॉक की सतह होती है। किसकी? सॉफ्ट रॉक की सतह होती है। ये कौन से होते हैं? ये वाले जो रॉक होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट रॉक। ठीक है, कौन से रॉक? सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक की सतह होती है। इसी की वजह से ये हार्ड रॉक की कंपैरिजन में जल्दी इरोड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है। तो जब पानी ऊपर से गिर रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये सॉफ्ट रॉक को इरोड कर रहा है। क्या कर रहा है? सॉफ्ट रॉक को इरोड कर रहा है। ये जो गैप देख रहे हो ना, तो पहले ये गैप नहीं था, पहले पानी सीधा ही गिरता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्ट रॉक इतना पानी की वजह से घिस गए, ठीक है, तो वो क्या हुए? सॉफ्ट रॉक इरोड हो गई। तो ये बीच में जो गैप आ रहा है ना नजर, ये गैप पहले नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी एक ही जगह से गिरता रहा, तो इसके बीच में ये गैप क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से सॉफ्ट रॉक क्या हुए? इरोड हो गए। जैसा कि सेम गैप आप नीचे भी देख सकते हो। ठीक है, ये गैप भी किसकी वजह से हुआ है? सॉफ्ट रॉक की जो इरोजन हुआ है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। अब तीसरी चीज, एक आपको प्लंग पूल नजर आ रहा होगा, जो कि फोर्थ पार्ट आपको बताया गया है। तो बेसिकली प्लंग पूल किसे कहते हैं? तो आप कोई चीज बहुत प्रेशर से, पानी का प्रेशर ऊपर से वर्टिकल फॉर्म में नीचे गिर रहा है, तो वो एक टाइम पर अपने आप को सह लेगा, 2 टाइम पर, तीसरे टाइम पर। अगर वो कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा है तो वो क्या करेगा? उस जगह पर गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का पूल। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, ये बाउल क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? ये बाउल क्रिएट कर देगा इस जगह पर, और यहां से फिर सीधी नदी शुरू हो जाएगी। तो ये जो बाउल क्रिएट होता है, इसी बाउल को कहते हैं हम प्लंग पूल। ठीक है, तो ये इसी वजह से झरने का जो बिल्कुल फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो ज्यादा गहरा होता है एज कंपैरिजन आगे जो नदी चल रही होती है। ठीक है, तो प्लंग पूल जो होता है वो इसी बाउल को कहते हैं, और आगे से फिर नदी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था वाटरफॉल का फॉर्मेशन, जिसमें सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक इंपॉर्टेंट है, और एक नया वर्ड आपको समझ में आया होगा, प्लंग पूल। ठीक है, ये था आपका प्लंग पूल के बारे में। तो यही हमारा क्या होता है? वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हो, जैसे कि झरना यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। तो ये क्या करेगा? कुछ हार्ड रॉक है, कुछ सॉफ्ट रॉक है, तो क्या करेगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्ड रॉक तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन सॉफ्ट रॉक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इरोड हो जाएंगे। ठीक है, यही जो है आपका क्या बनाता है? वाटरफॉल का फॉर्मेशन बनाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया, आपको प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन सच एज ट्रेकिंग एंड फोटोग्राफी। अब वाटरफॉल जो है वो क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन की यानी कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट कर देते हैं? रिक्रिएशन मतलब वही टूरिज्म बढ़ाना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वाटरफॉल्स के आसपास जो है लोग टूरिज्म क्रिएट हो जाता है, होटल्स बना लेते हैं, फार्म हाउस बना लेते हैं। क्या सुंदर नजारा है, लोग आएंगे और हमें पैसे मिलेंगे, तो यही हमारा रिक्रिएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, एंड ऑफन होल्ड कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंट इन द सर्टेन रीजन। और वहां पर हमें कुछ कल्चरल और रिलीजियस आपको सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलीजियस के लिए कोई मॉस्क बना दी, कोई टेंपल बना दिया, कोई चर्च बना दिया, कोई गुरुद्वारा बना दिया, तो रिलीजियस फॉर्म में जो है वहां पर बना दिया जाता है, ताकि लोग आए और अपना जो है रिलीजियस जो उससे भी फॉलो करें और अपना टूरिज्म को भी यानी कि घूमे फिरे भी। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाटरफॉल ऐसे क्रिएट होते हैं, ऐसे बनते हैं वाटरफॉल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद वाटरफॉल्स के बाद कैसे कैसे रिक्रिएशन हुआ है, बस मुश्किल से 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक है, इससे ज्यादा बड़े नहीं है। बस एक एक लाइन भी अगर अच्छे से समझ लिया, इमेज को समझना। ठीक है, इमेज जो है इन सारे टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज समझ में आ गई, प्लंग पूल क्या होता है, सॉफ्ट रॉक का क्या फॉर्मेशन है, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वो कैसे होता है, तो बस अगर जहां तुमने डायग्राम का एक टॉपिक पकड़ लिया तो वहीं से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, बस यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिएंडर्स। मिएंडर्स को मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कल मैंने समझाया था मिएंडर्स किसे कहते हैं। देखो वही चीज आ गई
जो आपकी जिगजैग लाइन होती है, ये एस शेप में, इसे ही क्या कहते हैं हम, मिएंडर्स कहते हैं। ठीक है, अब मिएंडर्स का क्या रोल रहता है, तो बेसिकली अब नदी जो है वो किस फॉर्म में है, मिएंडर्स कब क्रिएट करती है, मैंने क्या बताया था, जब नदी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अब वो जो है क्या हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वो समझदार हो गई है, तो वो क्या क्रिएट करेगी, अब वो वर्टिकल वाटरफॉल्स क्रिएट नहीं करेगी, वो रिजेस क्रिएट नहीं करेगी, वो अब क्या क्रिएट करेगी, वो क्रिएट करेगी आपके मिएंडर्स। ठीक है, वो आप क्या करेगी, अब वो लेटरल इरोजन करेगी। तो मिएंडर इज अ एग्जांपल ऑफ लेटरल इरोजन। ठीक है, मिएंडर्स क्रिएट करेगी, लेटरल इरोजन क्रिएट करेगी। अब मिएंडर्स कैसे काम करते हैं, इनका क्या फॉर्मेशन है आपका लैंड फॉर्म्स में, तो मिएंडर जो है बेसिकली कुछ अलग अलग टाइप्स में होता है, जैसे ऑक्सबो लेक, स्टीप बैंक्स और रिवर्स और बार्स, ये चार चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सबो लेक्स की। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, बेसिकली एक नदी थी। ठीक है, ऐसे समझो ये एक रिवर थी, ये ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाढ़ आती है नदी में। ठीक है, बाढ़ आती है नदी में, और वो क्या करती है ना, वो नदी में बाढ़ आकर जो है एक नदी जो है बाढ़ आने की वजह से अपना रास्ता बदल लेती है। पहले नदी इस फॉर्म में जा रही थी, तो नदी अब क्या करती है, वो इस फॉर्म के बजाय बस सीधी सीधी चलने लगती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था नदी का, इधर वाला, तो ये क्या हुआ, ये नदी से कट गया, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। ये वाला, ये क्रिसेंट मून टाइप जो आपका पार्ट देख रहे हो, ये ऑक्सबो लेक कहलाता है। क्यों ऑक्सबो लेक क्यों कहलाया जाता है, कभी ऑक्स देखा है, ऑक्स, तो उसके ऊपर हम्प होता है एक, हम, ठीक है, हम जो होता है इस तरह का, ठीक है, हम्प होता है, तो ये भी तो कुछ इसी तरह का है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। जब नदी जो है अपना सीधा सीधा चलते हुए किसी वजह से, या तो पानी ज्यादा हो गया, ज्यादा पानी आ गया, या बाढ़ आ गई, तो जब नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है, तो वो अपना छोटा सा पार्ट, अपने जो मेन पार्ट होता है, अपना नदी का जो अपना पार्ट होता है, उससे क्या कर देती है, कट कर देती है, और वो किस फॉर्म में डाल देती है, ऑक्सबो लेक की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक स्टीप बैंक। ठीक है, स्टीप बैंक क्या होता है, तो बेसिकली स्टीप बैंक से पहले ये समझो, जब नदी चल रही होती है ना, तो जब नदी आउटर की तरफ होती है इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में, जब नदी बाहर की तरफ से आती है, तो वो क्या करती है, याद रखना हमेशा, वो करेगी इरोजन। क्या करेगी, इरोजन। ठीक है, वो क्या करेगी, इरोजन। जब नदी बाहर की तरफ है, जब वो नदी बाहर से टर्न ले रही है, तो वो क्या करेगी, इरोजन करेगी। और जब नदी अंदर से टर्न लेगी, चाहे वो ये वाला अंदर हो, चाहे वो ये वाला अंदर हो, ठीक है, इस शेप में जब नदी टर्न करेगी, तो वो क्या करेगी, तब वो करेगी डिपोजिशन। क्या करेगी, डिपोजिशन। ठीक है, तब रिवर क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी। तो इन दो पॉइंट्स को पकड़ना, जब नदी बाहर से कट करती है, तब वो क्या करती है, जब टर्न लेती है बाहर से, तब वो करती है आपका इरोजन, और जब नदी अंदर से टर्न लेती है, तब वो क्या करती है, डिपोजिशन। डिपोजिशन किसका, सैंड का, सिल्ट्स का, मिनरल्स का। मिनरल्स में आपको जैसे कि प्रीशियस मिनरल्स भी मिल सकते हैं, वहां पर आपको गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी मिल सकता है। ठीक है, गोल्ड मिल सकता है नदी के अंदर, तो सेडिमेंट्स में आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा पूरा मिएंडर्स। चलो ठीक है, अब ये फिगर के जरिए से आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे देख सकते हो मिएंडर्स को, जैसे यहां से चला ऊपर से, ठीक है, इस फॉर्म में आते आते, अब ये इस फॉर्म में मैंने बताया था बाहर की तरफ से, जब नदी बाहर की तरफ से कट करेगी तो क्या करेगी, वेरी गुड, इरोजन करेगी। और जब अंदर की तरफ से कट करेगी तब क्या करेगी, तब करेगी, क्या करेगी, तब आपका करेगी डिपोजिशन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अच्छे से समझना। चलो अब देखते हैं, अ मिएंडर इज अ विंडिंग कर्व or bend in the middle of lower course of the river formed due to the lateral erosion। किसकी वजह से होता है, लेटरल इरोजन की वजह से होता है। ठीक है, एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, दूसरा क्या करेगी, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स करेगी। ठीक है, वेरी गुड, हम समझ गए। As the river flows, it erodes the outer bank of the bend and deposit sediment on the inner bank। मैंने आपको क्या बताया, जब बाहर से आउटर बैंक से करेगी तब क्या करेगी, इरोड करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इरोड करेगी। और जब इनर बैंक से करेगी तब क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। किन्हें, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी। ठीक है, ग्रेजुअली क्रिएटिंग अ लार्ज लूप। और यही क्या होता है, एक जो एस शेप बनाती है बड़ा सा, इसे क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। क्लियर, ये पूरा स्ट्रक्चर जब बनता है इसे ही कहते हैं हम मिएंडर्स। ठीक है, जो कि रनिंग वाटर का पार्ट है, जो कि नदियां बनाती हैं। जब कब बनाती हैं, जब अपने मिडिल कोर्स में होती हैं। कब, मिडिल कोर्स में, लेटरल इरोजन करके बनाती हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next, meanders are the important for human because the fertile soil deposit along their banks support agriculture, making these एरियाज आइडल फॉर फार्मिंग। हाँ, एक चीज और, जब मिएंडर्स होते हैं तो हमेशा याद रखना, मिएंडर्स के आसपास वाला जो एरिया होता है,
यानी कि मिडिल कोर्स जो होता है नदी का, जब नदी लेटरल इरोजन कर रही होती है तो वहां के आसपास वाली जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेडिमेंट्स, गुड सेडिमेंट्स मौजूद हैं, अच्छी मिट्टी मौजूद है। तो इसकी वजह से जब नदी होती है तो नदी के आसपास वाला जो एरिया होगा वो भी तो उपजाऊ हो जाएगा। तो इसी वजह से वो जगह, वो जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है और वो जगह जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये था मिएंडर्स। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस सेटलमेंट्स पैटर्न। ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न्स भी बनाए जाते हैं। मिएंडर्स रिवर कैन बी यूज्ड फॉर नेविगेशन, इरिगेशन एंड इन सम केसेस टूरिज्म एज देयर सीन्स कर्व क्रिएट्स अट्रैक्टिव लैंडस्केप। अब मिएंडर क्या बनाते हैं? तो मिएंडर्स के जरिए नेविगेशन भी होता है। नेविगेशन कैसे होता है? जैसा आपने देखा होगा कोई एक बहुत बड़ी रिवर्स है, ठीक है, कभी इलाहाबाद वगैरह गए होंगे, ठीक है, तो वहां पर देखोगे आप, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नेविगेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संगम होता है। मैक्सिमम नदीज मिलती हैं, मेजर जो है यमुना और गंगा आकर मिलती हैं, उनका वहां पर संगम होता है। तो इस वजह से इलाहाबाद में जो है आपको नेविगेशन देखने को मिलेगा। लोग जो है बोट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होंगे, इसी चीज को नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, गंगा वगैरह के पास अगर कोई रहता होगा तो उसने वहां पर भी देखा होगा बोट्स वगैरह चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, यही चीज नेविगेशन कहलाई जाती है। दूसरा इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का क्या मतलब है? लोग जो है नदी को जो है अपने खेत वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे नदी का जो है इलाके के एक बांध बना ली तो क्या करा, वहां नदी का पानी आने लगा, तो वो क्या कर रहा है? इरिगेशन का काम कर रहा है। अब वो बारिश या फिर अपना ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिवर के ऊपर। अब रिवर का पानी तो खत्म नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं? इरिगेशन के काम में आते हैं मिएंडर्स, ये सब चीजें। और कुछ केसेस में टूरिज्म भी देखा जाता है। ठीक है, टूरिज्म कैसे देखा जाता है? जैसे नदी किनारों के पास जब मिएंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जब नदियां अपना टर्न लेती हैं, तो वहां पर लोग क्या आते हैं? घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग नहाने के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं कि वहां पर अच्छे अच्छे नजारे होते हैं, लैंडस्केप बनाए जाते हैं। तो मिएंडर्स इन कामों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट, the Grand Anicut, also known as Kallanai in Tamil Nadu, is an the example for the use of the river of irrigation. तो बेसिकली कलनाई तमिलनाडु में एक रिवर के ऊपर जो है एक ग्रांड एनिकट बनाया गया है, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए एक रिवर के पास जो था, मैंने आपको जैसे बताया था कि नदी का जो है कुछ पार्ट को कट कर लेते हैं और पानी का सोर्स बना लेते हैं, और वही पानी जो है सिर्फ अपने एग्रीकल्चर, अपने खेत में नहीं, अपने फार्म में नहीं, और लोगों के फार्म में भी इस्तेमाल करा जाता है। तो इस वजह से मिएंडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने मिडिल कोर्स में होती है रिवर। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा फायदे हैं मिएंडर्स के। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है भाई? बहुत लोगों को पता होगा डेल्टा, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो डेल्टा, मैथ्स में ही पढ़ा होगा डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा एक चीज देखी होगी, डेल्टा जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ट्राइंगल टाइप होता है, आई थिंक, है ना? तो ट्राइंगल टाइप डेल्टा क्यों होता है? कुछ वजह भी तो होगी। तो अब रिवर जो है ना, अब रिवर क्या है? अपने अपने लास्ट कोर्स में, ठीक है, लोअर कोर्स में है रिवर। अब क्या कह रही है रिवर कि भाई मेरी शक्ति खत्म हो गई है, अब मैं क्या कर रही हूं? अब मैं बस समंदर में मिलने जा रही हूं, मेरे अंदर जो भी है तुम लोग निचोड़ लो। ठीक है, तो ये तब क्रिएट करती है रिवर डेल्टा। तो जब रिवर डेल्टा क्रिएट करती है तो रिवर अपने आप को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ, ठीक है, मेरे हाथ को इस तरह से रिवर समझना। अब ये रिवर ऊपर से आ रही है और ये जो मेरा ऊपर यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये रिवर का बनेगा माउथ ऑफ द डेल्टा। ठीक है, क्या बनेगा? माउथ ऑफ द डेल्टा। तो जब रिवर ऊपर से आ रही है तो वो अपने आप को अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो ये जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स को ऐसे प्रिटेंड करना जैसे ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज है। तो जब रिवर ऊपर से आती है तो वो अपने आप को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांट देती है। ठीक है, उसी वजह से क्या क्रिएट होता है? डेल्टा क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि कहां पर होता है? माउथ ऑफ द रिवर पर क्रिएट होता है। माउथ ऑफ द रिवर कौन सा होता है? जो समंदर का बिल्कुल रिवर का आखिरी मोड़ और समंदर का जब रिवर समंदर में मिलने वाली होती है, वहां पर क्या क्रिएट होता है? डेल्टा क्रिएट होता है। और डेल्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक लाइफ बनाता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को और फॉर्मेशन देता है। यही सब चीजें डेल्टा को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। चलो तो अब डेल्टा देख लेते हैं। अ डेल्टा इज द लैंडफॉर्म फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। कहां पर बनता है डेल्टा? माउथ ऑफ द रिवर पर बनता है। वेयर इट फ्लोज into a sea, ocean or lake and deposit the sediments it has carried from upstream। अब रिवर कहां मिलने वाली है? समंदर में या ओशियन में मिलने वाली है। तो उसके अंदर
जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो क्या करेगी, वो छोड़ देगी, ठीक है, डिपॉजिट द सेडिमेंट्स, और कहां डिपॉजिट कर देगी, कुछ जगहों पर साइड में, जहां उसे जगह मिलती चली जाएगी वो वहां पर डिपॉजिट करती चली जाएगी अपने सेडिमेंट्स को। ओवर टाइम दीज डिपॉजिट्स एक्यूमुलेटेड फॉर्म अ फैन शेप्स और ट्राइंगुलर एरिया ऑफ लैंड। अब यही चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बनाती है, ट्राइंगुलर एरिया बनाती है। अब ये जो ट्राइंगुलर एरिया है ना, यही डेल्टा बनेगा, ठीक है, आगे जब फिगर देखोगे तब समझ में आएगा। सॉरी, Delta are highly fertile soil due to their rich alluvial soil, making them ideal for agriculture and supporting crops such as rice and jute। अब डेल्टा जब बनेगा तो डेल्टा के पास जो है आपको बहुत अच्छी एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, जैसा कि आपने मिएंडर्स वाले टाइम पर देखा था, तो मिएंडर से भी अच्छी जो है आपको सॉइल देखने को मिलेगी, कहां पर, डेल्टा की तरफ, ठीक है, जो कि डेल्टा सबसे बड़ा कहां पर है, इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो वो इंडिया के अंदर है, वेस्ट बंगाल में, जिसका क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है, आगे उसके ही बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। डेल्टा की सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, रिच एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि किसके काम में आती है, राइस और जूट बनाने के काम में आती है। क्लियर, ये था आपका डेल्टा। अब फिगर से समझते हैं कि डेल्टा कैसे काम करता है। तो देखो अब यहां से मैं समझाता हूं डेल्टा कैसे काम करता है। तो ये ट्राइंगुलर एरिया देख रहे हो कुछ इस तरह का, ठीक है, ये ट्राइंगुलर एरिया ही क्या कहलाया जाता है, आपका डेल्टा कहलाया जाता है। अब नदी यहां से आई, ठीक है, ऊपर से आई नदी। अब नदी क्या है, मैंने आपको बताया लोअर कोर्स में, तो उसके अंदर जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो उसे क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। अब ये जो छोटे छोटे से आप एरियाज देख रहे हो, तो नदी क्या करेगी, अपने सेडिमेंट्स को यहां डिपॉजिट करती चली जाएगी। जैसा ऊपर से आ रही है तो एक सेडिमेंट यहां छोड़ दिया, एक सेडिमेंट यहां यहां यहां, ठीक है, इन्हीं सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाएगी। और जरूरी नहीं है, रिवर नदी जो है, रिवर जो है वो बीच में भी करती है और साइड्स में भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, ठीक है, दोनों जगह डिपॉजिट कर सकती है। अब ये जो बीच में सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है, ये जो फिगर में देख रहे हो, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम आइलैंड बार्स, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, आइलैंड बार्स कहते हैं। ये जो जब नदी अपने जो सेडिमेंट्स को बीच बीच में छोड़ देती है, इसे क्या कहते हैं हम, आइलैंड बार्स कहते हैं। अब इसके बाद जब नदी ने अपना सेडिमेंट्स यहां पर छोड़ दिए, ठीक है, इस तरह यहां छोड़ दिए, तो नदी क्या करेगी, अब इधर से निकलने की कोशिश करेगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। अब पानी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, ये नदी आ रही है ऊपर से, ठीक है, अब नदी के बीच में तुम एक बैरियर लगा दो, एक तरह का इस तरह का बैरियर लगा दिया, पत्थर लगा दिया, तो अब ऐसा तो नहीं है, नदी जो है इसके ऊपर से भी निकल जाएगी और इसके साइड से भी रास्ता बना लेगी। तो ये जो जब नदी साइड से रास्ता बना रही है ना, इसी चीज को हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, यही चीज क्या कहलाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाई जाती है। और फिर लास्ट में नदी कहां मिल जाती है, समंदर में मिल जाती है, ये जो फोर्थ पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसी वजह से डेल्टा जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। रिवर ऊपर से आई, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएगी, किसकी वजह से, सेडिमेंट्स की वजह से, क्योंकि सेडिमेंट्स ने उनके बीच में क्या कर दिया है, बांध बना दी है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएगी। डिस्ट्रीब्यूटरी के पास वो जो बांध थी, ये जो सेडिमेंट थे, इन्हें किसका नाम दिया गया है, आइलैंड बार का नाम दिया गया है। और लास्ट में ये कहां मिल जाएगी, समंदर में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी पूरी डेल्टा की कहानी। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग एज द मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। जैसा कि मैंने बताया, डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि नदी का फ्रेश वाटर और समंदर का सी वाटर, तो दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक आपको नई एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। मैनी डेल्टा सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट एंड आर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब कुछ डेल्टास जो हैं वो किसका, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का सेंटर बन जाते हैं, ठीक है। डेल्टास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो बंगाल टाइगर का नाम सुनते होंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वो सबसे ज्यादा आपको डेल्टास में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कीचड़ वाले फॉरेस्ट होते हैं, जो कि जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको डेल्टास में ही देखने को मिलेंगे। क्यों, बिकॉज देयर रिवर प्रोवाइड नेविगेबल रूट, they can also be prone of flooding which affect human life and activities, ठीक है। तो यही सारी चीजें क्या बनाती हैं, डेल्टा को एक नेक्स्ट फॉर्म बनाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट होती है और ह्यूमन लाइफ की एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गई, नेविगेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, तो ये डेल्टास के पास देखा जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी डेल्टा की। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिवर के हमने 3 कोर्सेज पढ़े, अपर कोर्स में वाटरफॉल पढ़ा, मिडिल कोर्स में मिएंडर्स पढ़ा, और लास्टली लोअर कोर्स जिसमें हम क्या देखते हैं, डेल्टा देखते हैं। क्लियर, ये थी आपकी रनिंग वाटर की कहानी। चलो आगे देखते हैं।
आगे आपको देखो सुंदरबन डेल्टा दिखाया गया जिसका हमने एग्जांपल लिया था। सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि दो रिवर के मिलने से बनता है। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है। और यहीं पर ही आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ रॉयल बंगाल टाइगर भी इन्हीं फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कभी हो मौका मिले तो सुंदरबन डेल्टा जरूर जाना। ठीक है, यहां तक ये जो था रनिंग वाटर की कहानी समझ में आई अच्छे से। चलो, और कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आगे और क्लियर कर लेंगे। चलो, वेरी गुड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रनिंग वाटर के बाद आ रहा है वेव्स एंड करंट्स। वेव्स एंड करंट्स क्या है? तो वेव तो समझ गए सर, लहरें। अब करंट क्या है? क्या पानी में कोई करंट छोड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वेव्स एंड करंट्स क्या होती हैं? बेसिकली इसका एक चैप्टर भी है। ठीक है, जब पार्ट 2 आएगा तो ओशियन एंड करंट्स के नाम से आएगा। अभी तो वेव्स एंड करंट्स है, थोड़ा सा टॉपिक दिया है, लेकिन पार्ट 2 में इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है। किस नाम से? ओशियन एंड करंट के नाम से। ठीक है, तो अभी फिलहाल वेव्स एंड करंट को पढ़ लेते हैं। वेव्स एंड करंट्स क्या है? तो बेसिकली वेव्स एंड करंट्स हमें कहां देखने को मिलेंगे? नदी के पास। नदी के पास लहरें आती हैं लेकिन इतनी ऊंची नहीं आती। लहरें कहां होंगी? समंदर के पास। और समंदर कहां होता है? किस जगह पर? वेरी गुड, कोस्टल एरियाज में समंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेव्स एंड करंट्स की कहां बात करी जाएगी? पूरे कोस्टल एरियाज की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज समझ गए? कोस्टल एरियाज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका और आपका केरला वाला जो पार्ट है पूरा, फिर राउंड शेप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आपका वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज की अब बात करी जाएगी। ठीक है, वेव्स एंड करंट्स में। तो सबसे पहले वेव्स एंड करंट्स की थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायग्राम को जो कॉन्सेप्ट है उसे बिल्कुल पकड़ के चलना शुरू से ही, वरना भूल जाओगे। चलो, वेव्स एंड करंट्स आर कंसिस्टेंटली मूविंग ओवर द ओशियनिक सरफेस। अब वेव्स एंड करंट्स क्या है हमें पता है, लहरें कभी नहीं रुकती हैं। कभी समंदर रुकता है? कभी नहीं रुकता है। जैसे हम कहते हैं कि समंदर ऊपर से जितना अच्छा दिखता है नीचे से उतना ही खतरनाक है। तो इसी वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से लहरें क्या होती रहती हैं? ऊपर नीचे चलती रहती हैं, जिसे हम वेव करंट के नाम से जानते हैं। चलो, the action of the waves and currents create a range of landforms along the coastline such as beaches, sandbars, sea cliffs, sea caves, sea arches and stacks। सर ये तो क्या आ गया? हमने तो सर बीचेस सुना है, बहुत अच्छी जगह है सर, फोटोज अच्छे आते हैं वहां पर। अब ये क्या चीजें आ गई? ये इससे भी अच्छी जगह है, हम इसे पढ़ेंगे। ये इससे अच्छी जगह कौन सी है? तो सबसे पहले बीचेस पढ़ेंगे। बीचेस क्या है? कैसे बने बीचेस? कभी सोचा? क्योंकि बीचेस अभी आपको पता है, तो बीचेस से पहले बीच समझो, फिर बीचेस के बाद से समझाने शुरू करूंगा। तो बीचेस क्या होते हैं? सर बहुत अच्छी जगह है सर, गोवा वगैरह में तो बहुत फोटोज अच्छे आते हैं। ठीक है, केरला वगैरह में भी अच्छे फोटोज आते हैं। तो क्या है ऐसा? बीचेस बने कैसे? तो बेसिकली बीचेस किसकी वजह से बने? बीचेस बने हैं सेडिमेंटेशन की वजह से। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन किसका सर? अब इतनी दूर से एक जगह से दूसरी जगह समंदर आकर मिल रहे हैं, तो वो अपने साथ रेत, मिट्टी, कंकर, पत्थर ये सब भी तो ला रहे होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर के साथ साथ चलते हुए क्या हुआ? एक इकट्ठा हो गया। ये सारी मिट्टी, ये सारी जगह एक जगह इकट्ठी हो गई, जिसे हम किस नाम से बुलाने लगे? बीचेस के नाम से बुलाने लगे। ठीक है, किस नाम से? बीचेस के नाम से बुलाने लगे। अब इसके बाद सैंड बार समझो। सैंड बार क्या है? बीचेस जो देखा होगा मूवीज वगैरह में, वीडियोस वगैरह में देखा होगा, तो बीचेस का जो होता है एक पार्ट ऐसा होता है कि जहां पर कभी तो पानी आ जाता है लेकिन पानी फिर पीछे चला जाता है। फॉर एग्जांपल देखा होगा वीडियोस वगैरह में, लोग अपना नाम लिख रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हार्ट बनता है फौरन पानी वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो वो जो पानी ऊपर से आता है ना, जो नाम वाम सब मिटा जाता है, उसे ही कहते हैं हम सैंड बार। सैंड बार क्या होता है? यानी कि सिंपल डेफिनेशन में कहा जाए, एक ऐसा पार्ट पानी के नीचे अंडर वाटर, एक ऐसा पार्ट जो कभी तो विजिबल होता है लेकिन कभी विजिबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कभी उसके ऊपर पानी आ जाता है लेकिन कभी पानी पीछे चला जाता है। उसी चीज को क्या कहते हैं? हम सैंड बार कहते हैं, जो कि हमें बीचेस के आसपास वाले एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये थे सैंड बार। अब सैंड बार के बाद सी क्लिफ्स क्या होते हैं, सी केव्स क्या होती हैं, सी आर्चेस क्या होते हैं और सी स्टैक्स क्या होते हैं, ये अब आगे आने वाली फिगर में समझाऊंगा सारी चीजें। चलो, तो बीचेस को स्टार्ट करते हैं। बीचेस के बाद सारे एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। अ बीच इज अ लैंडफॉर्म मेड अप ऑफ सैंड, पेबल्स और रॉक्स अलोंग द शोर लाइन ऑफ द सी। ठीक है, शोर लाइन ऑफ द सी के पास हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी की वजह से बीचेस जो है क्रिएट हुए। किन की वजह से? सैंड, पेबल्स, रॉक्स, इन सब की वजह से क्या हुआ? बीचेस क्रिएट हुए। ओशन और लेक्स क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय वेव्स। ठीक है, लहरों की जो सेडिमेंट्स लाई, इतनी सारी चीजें हैं, वो डेब्रीज जो लेकर आई समंदर की, उसने ही क्या क्रिएट करा? बीचेस क्रिएट कर दिए। ठीक है, एक टूरिज्म का बहुत अच्छा सोर्स बना दिया बीचेस। यही जो है कहानी क्या है? बीचेस की है। चलो,
अब इमेज से समझते हैं बीचेस के बारे में। ये रहा बीच, ठीक है, ये वाला इलाका ही तो बीच कहलाता है। बिल्कुल सर, यही इलाका बीच कहलाया जाता है। अब बीचेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो ये समंदर है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि लहरें आई और सारे सेडिमेंट्स को यहां पर बना दिया, तो ये क्या हुआ, ये बीचेस क्रिएट हो गए। अब बीचेस क्रिएट होने के बाद हमने क्या देखा था, एक पार्ट होता है बीच का जो कभी तो पानी के नीचे आ जाता है लेकिन पानी के कभी ऊपर चला जाता है, वो तो उसे क्या कहते हैं हम, जल्दी बताओ, सैंड बार्स कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, सैंड बार कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो है, ये एक चीज नजर आ रही है, ये यू शेप में, हल्की सी ये वाली यू शेप में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है, ये भी पहले बीच जो था वो पूरी सीधी लाइन में ऐसे ही था, लेकिन अब जैसे हमने वाटरफॉल्स में पढ़ा था, एक सॉफ्ट रॉक होते हैं, एक हार्ड रॉक होते हैं, तो जो सॉफ्ट रॉक थे तो बीच पर भी सॉफ्ट रॉक थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सॉफ्ट रॉक थे वो एरोड हो गए और जो हार्ड रॉक थे वो रह गए। तो जो सॉफ्ट रॉक एरोड होकर ये जो यू शेप बनाई है, ये जो बाउल शेप बनाया है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं हम बे। क्या कहते हैं, बे कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है इसे, बे के नाम से जाना जाता है। अब बाउल के बीच में ये जो 4th नंबर देख रहे हो, अपनी बुक खोल लेना, बुक में और अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। ये जो 4th नंबर है, ये जो बीचेस के बीच में दोनों जो बे को जोड़ता है, ये जो जोड़ आ रहा होगा नजर, इसे कहते हैं हम हेडलैंड। क्या कहते हैं, हेडलैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट को जोड़ रहा है। तो ये थी बीचेस की कहानी की बीचेस कैसे मिलते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मेन जो टॉपिक है, जो मुश्किल है मैं समझाने के लिए, ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, हेडलैंड के अलावा डेब्रीज कैसे क्रिएट हुई, तो वो इतना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को नहीं पता है, वो मैं बताता हुआ चल रहा हूं। अगर एक एक बात बताई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बीचेस अच्छे से समझ लेना, बीचेस कैसे हुए, फॉर्मेशन कैसे हुआ। बीचेस के बीच में सॉफ्ट रॉक थे, हार्ड रॉक थे, तो सॉफ्ट रॉक एरोड हो गए, हार्ड रॉक रह गए, और एक ऐसी बाउल शेप बना दी जिसे किस नाम से जाने लगा, बे के नाम से जानने लगे हम, ठीक है। तो ये थे बीचेस के बारे में, ठीक है। बीचेस वगैरह देख सकते हो, ये रहे, बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, बीचेस वगैरह। तो ये थी बीच की कहानी। बीच आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन, स्विमिंग एंड रिक्रिएशन which boost the local economy. Beach also provide fishing areas and some coastal communities rely on them for collection and sand and shells. ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ मिट्टी, ठीक है, सैंड का, शेल्स का, उनका कलेक्शन करते हैं लोग, ठीक है। शेल्स वगैरह मिलते हैं वहां पर बीचेस के पास, फिशिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, यानी कि बीच जो भी सोच सकते हो आप, सब पता है मैं क्या क्या चीजें बताऊं आप लोगों को भी, ठीक है। सारी चीजें की रिलैक्सेशन करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फिशिंग करने के लिए जाते हैं, और भी सब सारी चीजों के लिए बीचेस का इस्तेमाल करा जाता है घूमने के लिए, ठीक है। एडिशनली बीच इज द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड कोस्टल इरोजन। अब बीच क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, वो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ना, कई मीटर ऊंची, उन्हें रोकते हैं बीचेस, ठीक है। देखा होगा कि शहर में आने से पहले वो बीच पर ही खत्म हो जाती हैं लहरें, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं, नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं बीचेस, ठीक है। हेल्पिंग सेफगार्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स नियर द कोस्ट, ठीक है। किसका, सेफगार्ड का काम करते हैं, किसके, बीच के पास वाले एरियाज, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी किसकी, बीचेस की। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोस्टल इरोजन अकर्स व्हेन वेव्स tides and currents wear away the land along with the coast, क्रिएटिंग यूनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब बीचेस के पास जो है आपको कुछ यूनिक और नए लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सी क्लिफ, सी वेव्स, ठीक है, सी स्टैक्स, ये सब कुछ यूनिक लैंडफॉर्म्स हैं, उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड एज वेव अंडरकट द बेसिन ऑफ द कोस्ट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिगर दिखाता हूं, इमेज से अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे ये, ठीक है, ये इमेज है आपके सामने, ठीक है। इमेज क्या कह रही है, ये जो था ये सीधी खड़ी चट्टान थी पहले, ठीक है, ये पूरा एक एरिया था, ये भी इसी का ही पार्ट था, तो ये ऊपर सीधी जो थी ये सीधा था, ठीक है। देखा होगा आपने कभी आइलैंड वगैरह के पास ऐसे कुछ एरियाज नजर आते हैं, ठीक है। तो ये पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले ऐसा नहीं था, ये जो था ये माउंटेन शेप में ही था, लेकिन लहरों ने इसके ऊपर इतना इरोजन करा, इतना इरोजन करा कि ये वाली जो पार्ट था वो पूरा कट गया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गया, बिल्कुल सीधा वर्टिकल हो गया, ठीक है। क्या हुआ, वेव्स जो थी उन्होंने इतना इरोजन करा तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, वर्टिकल हो गया, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो जब जब इस तरह का हो गया तो इसे क्या, किस नाम से जानने लगे, इससे सी क्लिफ्स के नाम से जानने लगे,
ठीक है, जब ये वर्टिकल फॉर्म में आ गई, बड़ी बड़ी चट्टानों में बनने लगी, इसे किस नाम से जानने लगे? सी क्लिफ के नाम से जानने लगी। अब सी क्लिफ्स क्या हुई? अब सी क्लिफ्स के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा लहरों ने हमला करने लगी, ठीक है, बहुत ज्यादा लहरें हमला करने लगी, तो क्या देखने को मिले हमें? फिर उसके बाद हमें देखने को मिली सी केव्स, ठीक है, ये देख रहे हो, ये केव इस तरह की, ठीक है, ये क्या थी? ये पहले जो थी केव ऐसी नहीं थी, लेकिन जब लोअर टाइड्स आई, लोअर टाइड्स ने हमला करा इनके ऊपर, तो एक गुफा सी बना दी, ठीक है। गुफा जो थी वो पहले सिर्फ इतनी थी, बाहर तक का बाहर तक नहीं देख सकते थे हम, ठीक है, वो गुफा थी, सिर्फ लोग अंदर जा सकते थे। देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, वीडियोस वगैरह में, कि ये गुफा बन जाती है समंदर के बीच में, तो उसे ही कहते हैं हम सी केव्स, ठीक है। क्या कहते हैं? सी केव। अब फॉर एग्जांपल, अब वो सी केव के अंदर भी लहरों ने इतना हमला करा, बड़े बड़े तूफान आए, स्टॉर्म्स आए, साइक्लोन आए, तो उसे भी मिलियंस ऑफ ईयर के साथ साथ उसे क्या करा? सी केव को भी इरोड कर दिया। अब जब सी केव इरोड हो गई और उसने ऐसा बाहर की तरफ अपना इलाका बना लिया, ठीक है, बाहर की तरफ से खुलने लगी, यानी कि एक जगह से जाना और दूसरी तरफ से बाहर आ जाना, उसे कहते हैं हम सी आर्च। क्या कहते हैं हम? सी आर्च कहते हैं। जब केव इरोड होते होते पूरी बाहर तक खुल गई, ठीक है, बाहर तक चली गई, उसे कहते हैं हम सी आर्च, ठीक है। अब सी आर्च देखने को मिला। अब फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर बाद, ये क्या था? ये जो थी सी आर्च जो था वो भी अपनी जगह से क्या हो गया? अलग हो गया। जब हाई टाइड्स ने इनके ऊपर जब हमला करा, ठीक है, जब हाई टाइड्स ने इनके ऊपर हमला करा, तो ये क्या था? ये अपनी जगह से अलग हो गया। सी केव्स कैसे बनती हैं? जब लो टाइड्स हमला करती हैं, ठीक है, लेकिन सी स्टैक्स कैसे बनते हैं? जब हाई टाइड्स इनके ऊपर हमला करती हैं, इरोड कर देती हैं, तब हमें देखने को मिलती हैं सी स्टैक्स, ठीक है। तो जब हाई टाइड्स ने इनके ऊपर हमला करा, तो ये क्या था? ये अपनी जगह से अलग हो गया और इस फॉर्म में हमें नजर आ गया। जैसे कि पिलर्स वगैरह होते हैं, खंबे वगैरह होते हैं, तो जब खंभों की फॉर्म में ये अलग हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम सी स्टैक, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? इसे कहते हैं सी स्टैक। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, पहले एक केव थी, ठीक है, केव थी तो सी केव के नाम से जाना जाता था, लेकिन इरोड इतना करा लो टाइड्स ने, तो वो क्या हो गई? वो जो थी वो सी आर्चेस फॉर्म में बन गई। लेकिन सी आर्चेस के बाद भी क्या हुआ? जब उन्होंने हाई टाइड्स ने उनके ऊपर हमला करा, तो क्या देखने को मिला हमें? हाई टाइड के जरिए से, हाई टाइड लेवल के जरिए से हमें सी स्टैक देखने को मिला। इस तरह के जो खंबे बन जाते हैं, ये जो पिलर बन जाते हैं, इन्हीं कहते हैं हम क्या? सी स्टैक्स कहते हैं, ठीक है। लो टाइड्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? सी आर्चेस या फिर सी केव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन हाई टाइड्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं? सी स्टैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? सी स्टैक्स देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या सी स्टैक होते हैं, सी केव्स, सी क्लिफ्स, ठीक है, और आपके सी आर्चेस क्या होते हैं, बीचेस तो अच्छे से समझ जानते ही हो, देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये जो था, ये पूरा स्ट्रक्चर यही कहलाया जाता है समंदर में जो फॉर्मेशन होता है लैंडफॉर्म्स का, ठीक है। एक बार कभी ना हो तो यूट्यूब पर वीडियोस डालना। अगर थोड़े दिन देखा होगा तुम लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड, अगर कोई जानता हो तो उसमें वो दिखाता था अपने शो में ये सारी चीजें, ठीक है। तब अच्छे से तुम लोगों को अगर देखा होगा तो नॉस्टैल्जिया आई थिंक सो हिट कर जाए, ठीक है। तो उसमें दिखाता था, ये सारी चीजें देखते थे। तो सी आर्चेस, सी स्टैक्स, तो ये सब चीजें जब हम भी छोटे थे हमें नहीं पता था, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए तब हमारी भी समझ में आया, अच्छा ऐसे ये फॉर्मेशन होता था। और फिर जब चीजों को पढ़ा तो अब हमारी समझ में आ गया। अब इसी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपकी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा सी स्टैक्स, सी क्लिफ्स, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो ये था यहां तक कि सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ सी के समंदर के अंदर, ठीक है। सी क्लिफ्स और एंड शोर प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको बताया गया है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक क्या लो टाइड्स की वजह से, हाई टाइड्स की वजह से कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट ग्लेशियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो ग्लेशियर वाला पार्ट है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये जो ग्लेशियर वाला पार्ट है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लेक्चर में हमने रनिंग वाटर पार्ट वाला पार्ट जो था, ग्लेशियर कह रहा हूं, सॉरी, आपका रनिंग वाटर वाला पार्ट जो था, लो मिड टाइड, ठीक है, ये सबको पढ़ा। और आपका समंदर के पास में जो चीजें बनती हैं, उन सब सारी चीजों को पढ़ा, ठीक है, कि बीचेस वगैरह कैसे बनते हैं, इन सब चीजों का फॉर्मेशन, सी स्टैक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूं अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रही हो तो मुझसे आकर पूछ सकता है वो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि ग्लेशियर कवर अप करेंगे। जोड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।